हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। एक्सप्लेन पेज में आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली थोड़ा सा काम, एकदम अर्जेंट काम आ गया था। रिकॉर्ड तो मैंने सुबह कर लिया था, बट रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक बार पोज करना पड़ा था मुझे, किसी काम की वजह से कोई अड़चन आ गई थी बीच में। और फिर रिकॉर्ड कंप्लीट, मैंने तो सोचा कंप्लीट हो गया, और जब एंड करने वाला था तब देखा कि प्ले ही नहीं किया था। इस चक्कर से पूरा वीडियो कोलैप्स हो गया था। 10 मिनट की पूरी एफर्ट जितनी थी वो सारी की सारी 2 मिनट में कन्वर्ट होकर के फिर बाद में मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं, तो अभी मैं थोड़ा सा डिलेड हूँ। सॉरी फॉर दिस। अभी अपन डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पे ये वाला आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में तो आपके पास में अपडेट्स आ ही गए होंगे अभी क्या हुआ है। जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट जो बिठाई गई थी इस अयोध्या कॉन्स्पिरेसी केस के अगेंस्ट में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, लगभग 32 पॉलिटिकल लीडर्स को बिल्कुल बरी कर दिया है उस कोर्ट ने, कि कोई इंटेंट नहीं था कि पहले से कोई प्लान हो फिर उसके बेसिस पे डिमोलिश किया। बाकी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें अपने को ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अपन ये वाला आर्टिकल देखते हैं आरबीआई का, कि आरबीआई में जो अपॉइंटमेंट्स है उससे रिलेटेड अपन एक आर्टिकल तो एडिटोरियल पेज में डिस्कशन में अपन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था। अब अपन देखते हैं आरबीआई में जो अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं इसका मतलब क्या हो सकता है अभी की सिचुएशन को देखते हुए। देखो, मीटिंग तो होनी थी अभी 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। तो सवाल इसमें अपन सवाल जवाब के हिसाब से तो पढ़ते हैं ही एक्सप्लेन पेज में। तो पहला सवाल तो ये है कि आरबीआई ने पोस्टपोन क्यों किया। आरबीआई में देखो 6 मेंबर की कमेटी होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर तो आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है। तो ऐसे करके 6 मेंबर होते हैं। अब उन 6 मेंबर में से कम 4 मेंबर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। अब 4 मेंबर के लिए आरबीआई के 3 मेंबर अगर हो गए तो कम से कम 1 मेंबर तो एक्सटर्नल मेंबर्स में से होना चाहिए, तब जाकर के 4 का कोरम पूरा हो गया। अब कोरम पूरा हो गया तो फिर ये मीटिंग हो जाती है। तो ये इसका सिंपल सा सीक्वेंस है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश की। अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर ये एक्सटर्नल 3 बंदे हैं, इन तीनों में से किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर रखा है, तो कोरम तो कम पड़ी कि नहीं, केवल आरबीआई वाले परमानेंट जो मेंबर्स हैं वही हैं। इस वजह से आरबीआई की ये मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 मेंबर की वो पूरी नहीं हो पाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसमें सिलेक्शन किस हिसाब से होता है। देखो, इसके 6 मेंबर में से 3 आरबीआई वाले तो कौन होते हैं, एक तो आरबीआई के गवर्नर खुद, जो कि शशिकांत दास अभी करंटली हैं, वो हैं। उनके अलावा एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के होते हैं। एक मेंबर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इसके अलावा 3 जो एग्जीक्यूटिव मतलब 3 जो दूसरे बचे हुए मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 2016 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उस टाइम पे 3 बंदे 4 साल के लिए, जो एक्सटर्नल मेंबर्स आते हैं ना उनका टेन्योर 4 साल होता है, ठीक है। तो 4 साल के लिए 3 बंदों को नॉमिनेट किया गया था, जैसे कि डॉक्टर चेतन घाटे, ऐसे ही एक थे जिनका नाम था डॉक्टर पामी दुआ, और एक है जो अभी रिटायर हुए हैं। ऐसे करके तीनों रिटायर हो चुके हैं अभी, डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया। ऐसे करके ये तीनों की तीनों मेंबर का टेन्योर खत्म हो गया है। तो इस वजह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट अगस्त में कर देना था, बट गवर्नमेंट ने डिले किया, और उस डिले का कहीं ना कहीं बहुत सारे रिपरकशंस अभी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बाई मंथली मीटिंग करनी होती है। बाई मंथली मीटिंग का मतलब होता है हर 2 महीने से एक बार मिलना होता है। जैसे कि अगस्त स्टार्टिंग में मिली थी मीटिंग ये कमेटी, तो उस टाइम पे कोई भी पॉलिसी रेट जो होती है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उनमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए थे। और अब जो है इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता है। मार्केट में हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करके काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया था, कि जहाँ पर सारी चीज़ें मतलब कंसिडर की जाती हो, जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, इसके अलावा जितना भी कोर इन्फ्लेशन का टारगेट होता है वो सब कुछ, तो उसको तो बोल देते हैं हेड इन्फ्लेशन। और हेड इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को निकाल दो, मतलब जो कि प्राइसेस का जो एक तरीके से वल्नरेबल होते हैं वेरिएशन की, जल्दी जल्दी जिनकी प्राइसेस चेंज होती है। फ्यूल का भी जल्दी जल्दी प्राइस चेंज होता है, फूड का भी जल्दी जल्दी प्राइस चेंज होता है। तो इनको अगर एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, तब बचा हुआ जो मटेरियल है वो बच जाता है अपना कौन सा, कोर इन्फ्लेशन। तो ऐसे करके आरबीआई जो है वो अभी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसके बेसिस पे काम करता है। एमपीसी जहाँ पे मीटिंग होती है जिसमें पॉलिसी रेट्स को फाइनलाइज किया जाता है।
अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एमपीसी डू इन लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में एमपीसी ने क्या किया है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में एक बार मिलती है और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिनको अपन पॉलिसी रेट्स भी बोलते हैं, वो फिक्स करती है। तो एमपीसी मेंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बातों के अंदर हो सकता है एक साथ भी आ जाए, हो सकता है कि उनके बीच में कोई गैप भी आ जाए। तो इसमें डिसीजन जो लिया जाता है ना, वो मेजोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। मेजोरिटी बेसिस में कैसे कि 6 जने हैं तो 6 में से 4 किस तरफ चले गए वो जीत जाएगा। या फिर मान लो 4 मेंबर की मिनिमम कोरम की रिक्वायरमेंट है एमपीसी की मीटिंग में, तो 4 जने बैठे हैं। अब 4 में से एक तो हो गए गवर्नर खुद जो चेयर करते हैं इस मीटिंग को, और बचे हुए 3 मेंबर। अब 3 मेंबर में से एक तो न्यूट्रल हो गया, एक बोलता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, फिर तीसरे को भी बोला जाएगा भाई वोट कर, तो मेजोरिटी जिस तरफ जाएगी उधर चला जाएगा। आप एक केस लो कि जब 5 मेंबर्स की मीटिंग हो रही हो, एक तो चेयरमैन खुद हो गए जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, वो हो गए। 2 मेंबर तो कहते हैं कि भाई अपन ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, और 2 मेंबर कहते हैं कि अपन ऑप्शन ए की तरफ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर ये टाई हुआ कि नहीं 2-2 का, तो यहाँ पर जो एक कास्टिंग होती है ना वोट की, वो वोट कास्ट कर सकते हैं यहाँ पर गवर्नर, फाइनल कर सकते हैं। अगर इन्होंने ए की फेवर कर दी तो ए बात मान ली जाएगी, और बी की फेवर कर दी तो बी की बात मान ली जाएगी। यहाँ पर बात ये आ रही है कि जब तक मेजॉरिटी फाइनलाइज नहीं होती तब तक जो गवर्नर है वो केवल वोट नहीं दे सकते। वोट कब देते हैं? जब टाई हो जाता है उन मेंबर्स के बीच में, जब उन मेंबर्स में कहीं ना कहीं गैप आए, तब मेजॉरिटी फाइनलाइज करने के लिए, जो जैसे लोकसभा राज्यसभा में अपन देखते हैं ना कि मेजॉरिटी में अगर प्रॉपर कोई वर्डिक्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं डिस्कशन के बाद में, तो जो टाई है उसको ब्रेक किया जाता है कास्टिंग बाय वोट। ठीक है, वोट कास्ट किया जाता है, जो स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हो सकते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी हो सकते हैं, और किसी भी स्टेट असेंबली में वहाँ के भी स्पीकर हो सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तक की एमपीसी की बात करें तो 250 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट को रिड्यूस किया। 250 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया कि रेपो रेट जो 2016 के टाइम पे 6.5% चल रही थी, उसको घटाते घटाते अब 2.5% 4% तक लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये काम किया है। अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो डिले किया गया है, इस डिले से मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। कौन सा डिले? अपॉइंटमेंट वाला, जो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सीधा सीधा सवाल ये, जवाब ये है कि देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग करती है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या हो गया? जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे आईसीआई हो चाहे एसबीआई हो, वो आरबीआई से जो लोन लेते हैं ना, वो किस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, उसको तो रेपो रेट बोलते हैं। दूसरा, आरबीआई जो है वो इन बैंक्स से उधार ले। एक तो हो गया बैंक जो है वो आरबीआई से उधार ले, अब आरबीआई जो है वो बैंक से उधार ले, तो ये तो लेते हैं रेपो रेट पे और ये लेते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। तो इस तरीके से ये जो रेट्स है ना, ये डिसाइड की जाती है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। अब हो क्या रहा है कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, और रही सही में कोविड-19 अभी लगातार उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी वैसे ही परेशानियों का सामना कर रही है और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ेंगे। तो इस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट कम हो, या फिर लोन जो चल रहा है उनका, वो लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कुछ ना कुछ नया कदम उठाए। क्योंकि अभी इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से उन लोगों के पास भी पैसा नहीं आ रहा जिससे कि वो ईएमआई रीपे कर सकें, लोन को रीपे कर सकें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है, तो ये मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए। अब बात आती है कि एमपीसी क्रिएट क्यों की गई थी। देखो, अक्टूबर 2016 से पहले आरबीआई गवर्नर जो है ना, वो ही पॉलिसी रेट्स को डिसाइड किया करते थे। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ ऑफिशियल्स की टीम हुआ करती थी जो कि सेंट्रल बैंक के ही ऑफिशियल होते थे, और वो फिर सजेस्ट या गाइड किया करते थे आरबीआई के गवर्नर को। बट अल्टीमेट और फाइनल डिसीजन जो होता था वो गवर्नर का ही होता। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1990s के बाद में, जब 1990s एक अपने आप में वाटरशेड ईयर था, जहाँ जिसके बाद में बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लेकर के आए थे। तो इंडिया ने भी उन सभी कंट्रीज़ की जो पूरा बैंड था, पूरा ग्रुप था, उसको ज्वाइन कर लिया। कैसे कि हमारे यहाँ पर भी अब
इन्फ्लेशन टारगेटिंग काम करेंगे। पहली चीज़ तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और वो भी फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोल रखा है भाई आप इन्फ्लेशन टारगेट करके रखो कि 4 ± 2%, दैट मीन्स 2% से लेके 6% तक की इन्फ्लेशन टारगेट करके रखो। इस बैंड से बाहर ना निकले इन्फ्लेशन, महंगाई 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फाइनल कर दिया। दूसरा, यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर जो सर्वा हुआ करते थे इस पॉलिसी रेट को फॉर्मुलेट करने में, वहाँ पर टीम को बना दिया गया कि एक 6 बंदों की टीम होगी, वो डिस्कशन करेगी, डिबेट करेगी और फाइनल करेगी कि कितनी पॉलिसी रेट रखें जिससे कि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके, जो कि 1990 के बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर रखा था। तो इंडिया ने उस चीज़ को 2016 में अकम्प्लिश किया अपने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है, उसी की अपन अभी बात कर रहे हैं। तो अगर अपन बात करें तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आ जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस कितनी क्या रही है इस चीज़ को, ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग दी गई है उसमें। तो देखो अगर अपन प्रीवियस जो टेन्योर रहा है ना 4 साल का, जिसमें अभी जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनका रिटायरमेंट हुआ ना, तो उसके बाद में क्या परफॉर्मेंस देखें तो देखो उर्जित पटेल उस टाइम पे गवर्नर थे। 4 अक्टूबर 2016 को जब पहली मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसके बाद में से लेकर अब तक लगभग 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5% की जो कटौती की जा चुकी है रेपो रेट में, जो आज करंटली 4% पे चल रही है। और उसमें भी पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर पर्टिकुलर देखें ना तो कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर्स में 250 बेसिस पॉइंट हो गया, 4 ईयर्स में, सॉरी 4 सालों में। और पिछले 9 महीने की जब बात करें ना तो 9 महीनों में लगभग 115 मतलब 1.15% तो पिछले 9 महीनों के अंदर इंटरेस्ट रेट डाउन हुई है। 4 साल में अगर 2.5% पूरी हुई है तो मतलब आधी तो जो इंटरेस्ट रेट डाउन की गई है वो की गई है पिछले 9 महीनों में। अब समस्या क्या आती है कि आरबीआई ने तो अपनी तरफ से कदम ले लिए, रेपो रेट को डाउन कर दिया, बट ट्रांसमिशन जो होता है ना, रेट ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, जैसे आरबीआई ने तो कर दिया चलो ठीक है आज ही इंटरेस्ट रेट डाउन की है, बट बैंक्स को उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में लंबा टाइम लगता है। तो इसको कहते हैं अपन ट्रांसमिशन गैप, टैक्स या फिर अपन बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन गैप, ठीक है। तो ये गैप है, ये कहीं ना कहीं एक इशू बन के चलता रहता है हमेशा कि आरबीआई ने अगर आज कदम उठाए हैं तो बैंकों ने कदम उठाने में 4 महीने लगा दिए, 6 महीने लगा दिए। उसकी वजह उनकी खुद की मशीनरी भी होती है, बहुत सी सिस्टम में चेंजेस भी लेके आने होते हैं, कैलकुलेशंस में भी उनको वेरिएशन लेके आने होते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो अभी रेपो रेट जो है वो 4% चल रही है। और अगस्त में जो बाई मंथली मीटिंग हुई थी स्टार्टिंग अगस्त में, तो उस टाइम पर कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन को अभी करंटली देखें ना तो 6% जो अपर बैंड दिया हुआ था ना, 2 से 6% की बात की ना अपन अभी, उसका ब्रीच हो चुका है। करंट इन्फ्लेशन रेट है अपनी 6.69, वो भी अगस्त में, जो कि लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मीडियम टर्म में जहाँ पे 4% का टारगेट है वो अब 6.69% तक जा रहा है। तो वहाँ पर आरबीआई के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती है कि अगर वो थोड़ा बहुत भी इस टॉलरेंस को और ब्रीच करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। महंगाई जब बढ़ती है तो देखो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में पैसा भी बहुत है, और पैसा जब बहुत सारा हो जाता है ना मार्केट में, तो लोगों की डिमांड जब बढ़ना शुरू हो जाती है। बट अभी क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, मनी सर्कुलेशन देखोगे तो वो अभी कल परसों आई थी लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीच हो चुकी है। पिछले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, डिमोनेटाइजेशन से बाद तक का अभी तक का मैक्सिमम लेवल तक ब्रीच कर चुकी है कि मनी जो सर्कुलेशन में है पब्लिक के पास में, उसका लेवल देखें तो डिमोनेटाइजेशन के लेवल के बाद में जितना कम हुआ था ना उससे भी ज़्यादा सर्कुलेशन में है अभी मनी। जबकि डिमोनेटाइजेशन का टारगेट क्या था, कैसे भी करके जो ई ट्रांजैक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करना। खैर वो बात सही है, ई ट्रांजैक्शन हाई लेवल पे है बहुत ज़्यादा, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन बहुत आ रहे हैं, लोग नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना टारगेट लेकर के जो चल रही है वो ऑलरेडी ब्रीच्ड है, इस वजह से और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकती। इस जो पॉलिसी रेट होती है ना
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसको और कम करने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में ऑलरेडी पैसा इतना बड़ा है तो इसको ज़्यादा लूज़ करना ठीक बात नहीं रहती। तो ये चीज़ हो गई सारी की सारी कंप्लीट यहीं पे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप डोनेट करना चाहो तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने अकाउंट नंबर आ रहा है, आप उस पर सेंड कर सकते हो। ये आपसे सपोर्ट की डिमांड है, योर सपोर्ट। ये अकाउंट नंबर है, SBI का अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर IFSC कोड है और गार्गी क्लासेस की तरफ से। थैंक यू।